हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर, आइए उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक देखते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखिए, हम लोगों ने पीछे देखा था कि एक विलगित गोली चालक जो कि जिसकी रेडियस पृथ्वी की रेडियस के बराबर हो, जिसकी त्रिज्या लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, अगर हम इतना बड़ा गोली चालक लेते हैं तब उसकी धारिता सिर्फ 711 माइक्रोफैरड आती है। कितनी आती है? 711 माइक्रोफैरड। देखिए, वैद्युत परिपथों में कभी कभी काफ़ी अधिक धारिता वाली संधारित्रों की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी धारिता का एक संधारित्र बनाना अव्यवहारिक होगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अतः संधारित्रों की धारिता को कम या ज़्यादा करने के लिए उनको हम एक विशेष क्रम से जोड़ते हैं। तो संधारित्रों का ये जोड़, ये संयोजन आप देखते हैं, संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्रों का जो ये जोड़ है या संयोजन है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है पहला हमारा कॉम्बिनेशन? श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज। पहला क्रम है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम से जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में देखिए क्या करना है, जितने भी संधारित्र होते हैं उनमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और इसके बाद इसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो अगले संधारित्र के पहली प्लेट से, फिर जो दूसरा संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, और यही क्रम आगे चलता रहता है। और जो आखिरी हमारा संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से संबंधित कर देते, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? आप जानते हो संधारित्र का परिपथ प्रतीक ये होता है। एक संधारित्र है, ये इसकी दो प्लेटें हैं। ठीक, तो हमने बताया श्रेणी क्रम के लिए क्या करें, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किससे जोड़ देंगे? वैद्युत स्रोत से। ठीक, ये वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये संधारित्र हैं जिनको हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चलिए, हमारे पास ये तीन संधारित्र हैं, तो पहली संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, इसकी दूसरी प्लेट को क्या करेंगे? अगले संधारित्र की पहली प्लेट से। यानी श्रेणी क्रम में हर संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो इससे आने वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते जाएंगे। ठीक, इसकी देखिए ये वाली प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, और जो अंतिम संधारित्र होगा उसको किससे संबंधित कर देंगे? उसको अर्थ से संबंधित कर देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास संधारित्र हैं इनकी धारिताएं अलग अलग हैं। इस संधारित्र की धारिता मान लेते C1, C2, C3। देखिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ थ्योरी देखिए कि जैसे इस संधारित्र की पहली प्लेट को हम वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो हम ये मानते हैं कि इस प्लेट पर, हमने मान लिया कि इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। कितना? प्लस क्यू। ठीक, तो क्या होगा? प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट है इसके अंदर और माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कितना अंदर उत्पन्न हो जाएगा? माइनस क्यू। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। और इस प्लेट के बाहरी तरफ देखिए, ये प्लेट है, इस प्लेट के भीतरी तरफ कितना चार्ज उत्पन्न होगा? जो पहली प्लेट पर जितना आवेश था उसकी परिमाण में उतना ही होगा, लेकिन जो प्रकृति है वो विपरीत होगी। तो इस प्लेट के भीतरी तरफ माइनस क्यू आवेश और बाहरी तरफ प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाए? इस प्लेट पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, इसके भीतरी तरफ माइनस क्यू आवेश। इसी तरीके से इसके बाहरी तरफ जो प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न होगा वो यहाँ जाएगा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक, इस प्लेट के बाहरी तरफ जो प्लस क्यू आवेश होगा वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपने थ्योरी, ये सिद्धांत क्या देखा, ये यहाँ पे थ्योरी आपने देखी कि श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी प्लेटों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है। ठीक है, सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन अब प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है,
क्यों अलग अलग होगा? आपने पढ़ा है विभवांतर V इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला ये पढ़ा था Q इक्वल CV, तो V इक्वल क्या आ जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। क्योंकि सभी यहाँ पर सभी संधारित्रों की धारिताएँ अलग अलग हैं, अतः इनके प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हो जाएगा। मान ली इस प्लेट की, ये संधारित्र की प्लेटों की विभवांतर V1, इसकी प्लेटों के बीच V2 है, इसकी प्लेटों के बीच V3 विभवांतर है, ठीक है। तो इसकी आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब उनकी प्लेटों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, समान होता है, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये विभवांतर हो गया। तो आप देखिए यहाँ से पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 आ गया, और ये परिपथ का ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, अगर कुल विभवांतर हम मान लेते कितना है V, ठीक। ये अब आप देखिए पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 इक्वल Q अपॉन C1, दूसरे के लिए V2 इक्वल Q अपॉन C2, तीसरे के लिए V3 इक्वल Q अपॉन C3। इस परिपथ का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कुल विभवांतर हो जाएगा, ठीक है, इस सर्किट का। तो आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे, V इक्वल V1 की वैल्यू कितनी, Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। ये इस परिपथ का कुल विभवांतर हो गया। अब हम ये मान लें कि अगर हम इन सभी संधारित्रों को हटा करके एक ऐसा संधारित्र लगाएं जिसकी धारिता C हो तो और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका V इक्वल क्या आ जाएगा, V इक्वल आ जाएगा Q अपॉन C, और इक्वल क्या चल रहा है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से Q कॉमन लेके काट देंगे तो 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा एक फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब देखिए तुल्य धारिता, तुल्य क्या मतलब कि इन सभी संधारित्रों को जितने हमने यहाँ पे संधारित्र लगाए हैं उनकी कुल धारिता कितनी होगी। तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सभी संधारित्रों की कुल या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसका ये मतलब हो गया कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कुल धारिता घट जाएगी, कम हो जाएगी, और वास्तव में जो तुल्य धारिता आएगी वो उस संयोजन में जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम आएगी। जैसे हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता 2, 3 व 4 माइक्रोफैरड हैं। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता निकालें तो वो तुल्य धारिता, यहाँ देखिए संयोजन में सबसे कम धारिता 2 है, तो तुल्य धारिता 2 से भी कम आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी परिपथ में हमको धारिता घटानी है तब संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि अगर हमारे पास यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तब तुल्य धारिता देखिए आपकी कितनी हो जाएगी, एक 1 अपॉन C डैश इक्वल 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस डॉट डॉट n अपॉन C। तो देखिए ये तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ये आपकी तुल्य धारिता हो जाएगी कितनी, 1 अपॉन C डैश इक्वल n अपॉन C, तो C डैश इक्वल C अपॉन n, ये तुल्य धारिता हो जाएगी जब आपकी हमारे पास n संधारित्र हों जिनकी धारिताएं समान हो, ठीक है। तो ये संधारित्रों का हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, देख लीजिए हो गया आपका। इसके बाद देखिए जो दूसरा संयोजन है संधारित्रों का वो है आपका समांतर क्रम संयोजन, इन पैरेलल।
कौन सा दूसरा संयोजन है? पैरेलल। दूसरे संधारित्रों किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक, इन पैरेलल। देखिए समांतर क्रम में किस तरीके संधारित्रों को जोड़ते हैं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक जगह, यानी पहली प्लेटों को अगर हम वैद्युत स्रोत से जोड़ दें और दूसरी प्लेटों को अर्थ से संबंधित कर दें, तब संधारित्रों का ये क्रम आपका क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन। देखिए यहाँ पर आपको चित्र में 3 संधारित्र दिखाई दे रहे हैं। इनकी पहली प्लेटों को, सभी पहली प्लेटों को एक जगह जोड़ दिया हमने यहाँ पर। ये पॉइंट ए है और ये इसको किससे संबंधित कर दिया? वैद्युत स्रोत से। और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को किससे संबंधित कर दिया? अर्थ से। ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से वैद्युत स्रोत से जब इसको जोड़ा, इन संधारित्रों की पहली प्लेट को जोड़ा, तो यहाँ से वैद्युत स्रोत से जितना आवेश प्राप्त होगा इस ए पॉइंट पर, वो इन तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के रेशियो में बटेगा। तो हमारे इस संधारित्र पर Q1 आवेश, इधर Q2 आवेश और इधर Q3 आवेश, ठीक। तो इस संधारित्र पर कुल आवेश, इस संधारित्र पर कितना आवेश आएगा? Q1, Q2 और Q3। इनकी धारिता हमने मान ली C1, C2 और C3। लेकिन यहाँ पर सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा, जो कि बाह्य वोल्टेज के, बाह्य पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा B। सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कैसा होगा? वो समान होगा, ठीक है। लेकिन सभी संधारित्रों की प्लेटों पर जो आवेश है वो अलग अलग होगा, ठीक। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में आप समझ गए, समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा और श्रेणी क्रम में विभवांतर प्लेटों के बीच अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको श्रेणी क्रम में ये समांतर क्रम में जब हमने संधारित्रों को जोड़ दिया तो सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर कैसा हो गया? इक्वल हो गया। और संधारित्रों की प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना आएगा? देखिए पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q1 इक्वल C1V, दूसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q2 इक्वल C2V, ऐसे तीसरे के लिए Q3 इक्वल C3V। तो कुल आवेश देखिए कितना हो जाएगा? कुल आवेश Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q इक्वल कितना आ जाएगा? C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आप देखिए अगर हम तीनों संधारित्रों की कुल धारिता C हो तब क्या हो जाएगा? यदि संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो? C हो, तब आप देखिए Q इक्वल क्या आ जाएगा? CV और बराबर इधर से B कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल आ जाएगा तो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इतना आ गया, ठीक है। इतने आपका फैराड। तो आपने क्या देखा कि जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता बढ़ जाती है। यानी जहाँ पर हमको धारिता बढ़ानी होगी, जिस सर्किट में हमको धारिता बढ़ानी है, वहाँ पे क्या कर दिया? संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। जितनी धारिता की हमें आवश्यकता होगी, जो हमारी वांछित धारिता होगी, उतनी धारिता का अगर संधारित्र नहीं बन पाता है तब हम बहुत सारे संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ करके धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ें
समान धारिता C, समान धारिता C, समान धारिता C के n संधारित्र, समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता C डैश इक्वल C प्लस C प्लस C प्लस डॉट डॉट कितने बार, n बार। तो आप जब इसको तुल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, NC। ठीक है, ये आपका कौन से क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। तो आपने देखा कि CP, P मीन्स पैरेलल, अपॉन CS इक्वल कितना हो जाएगा, CP कितना आया, CP आया NC अपॉन CS, इससे पहले कितना आया था, वाई द C अपॉन N, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो CP अपॉन CS इक्वल N स्क्वायर। ठीक है, अगर हम समान धारिता C के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजित करें तब उनकी धारिताओं का रेशियो किसके बराबर होता है, संयोजन, जितने संधारित्र संयोजित किए उनकी संख्या के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया, संधारित्रों का संयोजन हो गया। ठीक है, दो संधारित्रों को दो प्रकार संयुक्त करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी पर आधारित हैं, उन न्यूमेरिकल्स का बेस्ड यही होगा, तो आप इसको अच्छे समझेंगे। ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिए संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा क्या है, जब किसी संधारित्र को हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, को मालूम, इसको आवेशित करने के लिए इसको किसके साथ लगा देते हैं, बहा स्रोत के साथ। जबकि संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में बहा स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए कि संधारित्र को आवेशित करने में बहा स्रोत द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए किसी भी संधारित्र के लिए अगर हम संधारित्र को दिए गए आवेश, अगर हम संधारित्र को दिए गए आवेश Q और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर V के बीच एक ग्राफ खींचें, क्या खींचें, एक ग्राफ खींचें, तब एक सरल रेखा, यह ग्राफ हमको सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र की को जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे उसकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, और जब संधारित्र की धारिता पूरी हो जाएगी तब वो बढ़ना, जो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो बढ़ना रुक जाएगा, और उस कंडीशन में संधारित्र कोई आवेश भी ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, जब तक संधारित्र आवेश ग्रहण करता रहेगा तब तक उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता रहेगा। तो अगर हम संधारित्र को दिए गए आवेश Q और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचें तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल टू V होगा संधारित्र के लिए। ठीक है, तो इस रेखा और आवेश अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए ये हो गया आपका, ये OAV। इस रेखा और आवेश अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल संधारित्र पर किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए कार्य संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए W बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो क्या होगा, 1/2 आधार, इसका आधार OB है, इंटू लंब AB है, तो बराबर 1/2 इंटू OB का मान Q है, इंटू AB का मान आप देखिए V है, तो W बराबर ½ QV। यानी संधारित्र को आवेशित करने में बहा स्रोत इतना कार्य करेगा तो यह कार्य संधारित्र की किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा U के बराबर। तो U बराबर ½ QV, बट आप जानते हो Q इक्वल क्या होता है, CV। अगर संधारित्र की धारिता C है तो U इक्वल कितना आ जाएगा, ½ CV स्क्वायर। ये संधारित्र की धारिता के फार्मूले आ गए। ठीक है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फार्मूले आ गए। ये संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए
सूत्र आए आपके, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूले आ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व देखिए होता है। तो किसी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व क्या हो गया कि संधारित्र के एकांक आयतन की जो ऊर्जा होगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ये ऊर्जा घनत्व का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि संधारित्र की वैद्युत स्थिर ऊर्जा U बराबर हाफ CV², ठीक। अब हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A∈0/d, ठीक। ये कैसे समांतर प्लेट संधारित्र, जबकि उसकी प्लेटों के बीच हवा या निर्वात है, ठीक है। और अगर प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो तो कितना हो जाए, K/A∈0/d, ठीक है। ये संधारित्र की प्लेटों के, ये समांतर प्लेट संधारित्र का किसका फार्मूला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। C का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, C का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम C का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, C का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो यहाँ से, तो U = हाफ, और C का मान कितना है, C का मान है Ka∈0/d × V², वट। देखिए संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा V = कितना होगा, E × d, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, आपका U = कितना आ जाएगा, आपका U = आ जाएगा हाफ Ka∈0/d। अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर है V का, तो ये हो जाएगा × E² × d², d से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं U = हाफ Ka∈0E² × d, ये इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो आगे कितना हो गया, देखो U = हाफ Ka∈0E²/d, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार फिर देखिए, ये हो गया आपका U = हाफ Ka∈0E² × AD, ठीक है। तो ये आपका क्या, किसका फार्मूला आ गया, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें इतनी ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, अर्थात ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन ऊर्जा स्मॉल u बराबर U/ आयतन, जितनी ऊर्जा उसमें आयतन का डिवाइड कर देंगे। आयतन क्या है, क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी, ये आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप U की वैल्यू रखेंगे तो हाफ Ka∈0E² AD/AD, AD से AD कटेगा तो U = कितना आ जाएगा, हाफ Ka∈0E², ठीक है, जूल/मीटर²। ये संधारित्र की
ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की क्या हो गई है, ऊर्जा घनत्व हो गया। और इसका चूंकि ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन ऊर्जा मात्रा का जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया।